ईरान 8.8 मिलियन लोगों का देश है। देश की आबादी शिक्षित और उत्पादक है। देश प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और दुनिया में 5% प्राकृतिक धातुओं का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस के अलावा देश दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है। कतर की धरती के नीचे जीवाश्म ईंधन की मात्रा और जलने वाले तेल की मात्रा ईरान में बहुत अधिक है। यह देश भारत और यूरोप के बीच एक चमत्कारी भौगोलिक स्थिति में भी है, क्योंकि देश से विशाल हिंद महासागर तक पहुंचना आसान है। किसी देश की सफल अर्थव्यवस्था के लिए भूमि, श्रम और संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये सब ईरान में है। देश दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन सकता है। जर्मनी, जापान और चीन यूगोस्लाविया जैसी आर्थिक सफलता हासिल कर सकते थे, लेकिन देश इन सब से कोसों दूर है। इसकी जीडीपी सिर्फ $4,091 है। ऐसा क्यों हुआ? 1989 में इस्लामी क्रांति से पहले ईरान की क्रांति ठीक से चल रही थी। देश की जनता धन कमा रही थी। 1980 से 1988 तक देश ने इराक के अधिकांश हिस्सों से युद्ध किया। देश की लगभग सभी इमारतें ध्वस्त कर दी गईं। ईरानी जो सरकार के आदर्शों से सहमत नहीं थे, उन्हें वहां निर्वासित कर दिया गया और सोशलिस्ट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की नींव पर इकट्ठा किया गया। लेकिन इस सब पर ध्यान नहीं दिया गया। देश की मेहनतकश जनता की 10% हिस्सेदारी पर बनी देश की बुनियाद को ध्वस्त कर दिया गया। गैर सरकारी व्यवसायी भी असमान प्रतिस्पर्धा के कारण मारे गए। ऐसे में विदेशी निवेशकों को देश के बारे में कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई। इसीलिए वहां उद्योग का विकास नहीं हो सका। वर्तमान ईरानी अर्थव्यवस्था 1970 के दशक से जुड़ी हुई है। दुनिया फल, बादाम और कालीन अर्थव्यवस्था है, जो देश की अर्थव्यवस्था को इतनी मजबूती नहीं देती। दूसरे शब्दों में कतर, सऊदी अरब जैसे देश और अन्य देश जो अपने ही लोगों की अर्थव्यवस्था पर निर्भर नहीं हैं, अन्य तरीकों से मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईरान अभी भी फाउंडेशन सिस्टम पर निर्भर है। जिन धनवान स्त्री पुरुषों का सहारा देश की अर्थव्यवस्था होता है, भले ही उनके ही धन से देश की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाए, उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसीलिए वे देश के लिए योगदान नहीं देते। फाउंडेशन सिस्टम में धार्मिक रंग लगाए जाते हैं। इस प्रकार कुछ उन लोगों को लाभ मिलता है जो सुविधाओं से वंचित हैं, और इससे पूरे समुदाय को सकारात्मक तरीके से लाभ होता है। सरकार अपनी नींव के माध्यम से पैसा कमाने के लिए विभिन्न हथियारों का उपयोग करती है और देश को विदेशियों के हाथों में सौंप देती है। सामाजिक, राजनीतिक और लोकतांत्रिक ताकतों की अनुपस्थिति के कारण ईरान के आर्थिक और वित्तीय प्रभाव ने बाधाएं पैदा की हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी देश को अलौकिक शक्ति हासिल नहीं करने देना चाहते, इसलिए वे ईरान को रोकना चाहते हैं। वीटो पाने के मामले में यह देश दुनिया में दूसरे स्थान पर है। ऐसी स्थिति में किसी देश को अपना वीटो वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, अन्यथा देश की जनता का जीवन और सम्मान नष्ट हो जाएगा। ईरान में भी यही हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे ईरान में बदलाव आना शुरू हो गया है। दरअसल पूरा मध्य पूर्व एक नई हवा में है। ईरान अब हथियारों का बड़ा आपूर्तिकर्ता बनता जा रहा है। वह शक्तिशाली रूस के साथ हिट संपर्क में है। इसने सऊदी अरब के साथ भी रिश्ते मजबूत किए हैं। चीन के साथ बनेज की राह आसान हो गई है। क्या अब ईरान सत्ता में आएगा, या यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति, मध्य पूर्व की आखिरी शक्ति होगी?